नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहले पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कानूनी जटिलता को सुगम कर आप तक पहुँचाना है। दोस्तों, आज हम आपको मजिस्ट्रेट द्वारा संबंध मामलों का विचारण कैसे किया जाता है इसकी जानकारी दूंगा। यदि किसी संबंध मामले में किसी भी परिवादी की मृत्यु हो जाती है तब मामले की प्रक्रिया क्या हो जाती है इसकी भी मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो मिस कर दिया है, यानी मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की विचारण कैसे किया जाता है, तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अधिक से सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करें। जब भी मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई भी आपराधिक मामला सामने आता है तो मामले की प्रक्रिया के आधार पर मामले दो प्रकार के होते हैं, संबंध मामले और वारंट मामले। संबंध मामले ऐसे मामले होते हैं जिनमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान होता है, यानी 2 साल से कम तक की सज़ा वाले मामले संबंध मामले कहलाते हैं। अर्थात ऐसे मामले जो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, कम जघन्य प्रकृति के अपराध होते हैं, ऐसे संबंध मामले कहते हैं। और न्यायालय ऐसे मामलों की शुरुआत, ऐसे मामलों का विचारण न्यायालय परिवादी को यानी अभियुक्त को सम्मन भेजकर करता है। दंड प्रक्रिया की धारा 204 की उपखंड का के अंतर्गत किसी भी अभियुक्त को न्यायालय सम्मन भेजता है और उस सम्मन का उद्देश्य उस व्यक्ति को सूचना पहुंचाना होता है, यानी सूचना प्रदान करना होता है। सम्मन मामले में दंड प्रक्रिया की धारा 251 से 259 तक प्रावधान किए गए हैं। अर्थात जब भी कोई भी आपराधिक मामला न्यायालय के समक्ष आता है और वह सम्मन मामला होता है तो न्यायालय उस मामले को न्यायिक निर्णय करने के लिए सीआरपीसी धारा 251 से 259 तक के प्रावधानों का अनुपालन करती है और उस प्रक्रिया के अनुसार उस मामले को निर्धारित करती है और उसमें अपना न्यायिक निर्णय सुनाती है। सम्मन मामलों की शुरुआत दंड प्रक्रिया की धारा 251 के अंतर्गत व्यक्ति को सम्मन भेज करके उस व्यक्ति को हाजिर किया जाता है और व्यक्ति को उसके ऊपर लगाए गए अभियोग को सारांश में पढ़कर सुनाया जाता है। और व्यक्ति अगर सीआरपीसी धारा 251 का उद्देश्य व्यक्ति को अपने ऊपर लगाए गए अभियोग को सारांश को बताना होता है। सीआरपीसी धारा 252 और 253 का उद्देश्य उस व्यक्ति को, अगर वह व्यक्ति अपने दोस्त पर अभियोग करता है, अपने दोस्त को स्वीकृति प्रदान करता है, तब उसे न्यायालय अपने स्वविवेक के अनुसार उस व्यक्ति के द्वारा बताए गए शब्दों के अनुसार यथानुरूप उसके अनुसार उसके अपराध को न्यायिक लिखेगा और उसके आधार पर उसे दोष सिद्ध करेगा। अगर वह व्यक्ति सीआरपीसी धारा 252 और 253 के अंतर्गत उस मामले में अपनी अभियोग की दोष सिद्ध नहीं करता है तो न्यायालय सीआरपीसी धारा 254 के अंतर्गत उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहता है। और वह व्यक्ति अगर उस मामले में अपने विचरण की मांग करता है तो सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष को न्यायालय सीआरपीसी धारा 254 के अंतर्गत उस मामले में साक्ष्य दाखिल करने का आदेश देता है और परिवादी अभियोजन पक्ष उस मामले में उस अपराध के संबंध में साक्ष्य दाखिल करता है। और यह साक्ष्य दाखिल करने की प्रक्रिया साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपनाई जाती है। अगर परिवादी अर्थात अभियोजन उस मामले में अपनी तरफ से साक्ष्य और गवाहों के अनुसार उस मामले को साबित करने की प्रयास करता है और उसके बाद जिसके पर आरोप लगाए जाते हैं यानी डिफेंस यानी बचाव पक्ष उस मामले में जिरा करके उन मामलों में अपने साबित करने की कोशिश करता है और यह प्रक्रिया डिफेंस की तरफ से भी की जाती है। जब साक्ष्य की यह प्रक्रिया यानी अभियोजन पक्ष द्वारा पूर्ण कर ली जाती है तो इसके बाद यह मौका सीआरपीसी धारा 313 के अंतर्गत फॉर्मल स्वीकृति यानी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर उस व्यक्ति जिस पर आरोप लगाए गए हैं उसका बयान रिकॉर्ड किया जाता है और उससे यह पूछा जाता है कि जो आप पर क्या आरोप लगाए गए हैं क्या सही है। अगर वह इन मामलों को खारिज करता है तो वह अपने निर्दोष होने के अपने साक्ष्य और गवाहों को न्यायालय में डिफेंस विटनेस के अंतर्गत प्रस्तुत करता है और अब यानी परिवादी यानी अभियोजन पक्ष उस मामले में अपने गिरा कर उन मामलों को, उन गवाहों और तथ्यों को अपने अनुकूल बनाता है। इस प्रकार 254 की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के पश्चात न्यायालय सीआरपीसी धारा 255 के अंतर्गत उस मामले में न्यायिक निर्णय सुना देता है। यदि संबंध मामलों में यानी परिवादी
यानी मामला पिटी ऑफेंसेज यानी कुछ ऐसे मामले होते हैं जो बहुत ही छोटे या छोटे किस्म के होते हैं, जिनमें परिवार यानी उस व्यक्ति को जिसने यह अपराध किया उसे हाजिर होने की आवश्यकता नहीं है, तो वह उस अपराध में मजिस्ट्रेट समक्ष डाक द्वारा या पत्र द्वारा जुर्माने की राशि भेज सकता है और न्यायालय उस मामले में उसके भेजी गई जुर्माने की राशि को समायोजित कर लेता है। समन मामले में अगर परिवादी की मृत्यु हो जाती है तब उसकी मृत्यु होने के 15 दिन के अंदर उसके उत्तराधिकारी को उस मामले में अपना प्रस्तुत होना होता है। अगर वह प्रस्तुत नहीं होता है तो वह मामला न्यायालय अपने उस तथ्यों के आधार पर उस परिवाद के यानी उस अपराध के तथ्यों के आधार पर अपने स्वविवेक के आधार पर यानी इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट CRPC धारा 151 में प्रत्येक न्यायालय को स्वविवेकाधिकार की शक्ति दी जाती है। न्यायालय उन तथ्यों के आधार पर उस अभियुक्त को दोषी यानी देशमुक्त भी कर सकता है। जब न्यायालय किसी विशेष दिन किसी भी बात को नियत करता है और उस दिन परिवादी की हाजिरी उपस्थित होती है, अनिवार्य होती है और परिवादी उस दिन हाजिर नहीं होता है, अभियुक्त हाजिर होता है, तो मामले उसकी अनुपस्थिति के आधार पर भी मुकदमे को खारिज कर सकता है या अपने उस मुकदमे के तथ्यों के आधार पर उस अभियुक्त को दोष रोपी भी कर सकता है। CRPC धारा 257 के अंतर्गत न्यायालय परिवादी को यह अधिकार प्राप्त है यदि वह कोई उचित कारण से जिसे मजिस्ट्रेट समुचित कारण समझता हो अपनी बात को वापस भी ले सकता है। जैसे कि NI एक्ट जैसे मामलों में जिनमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, ऐसे में अगर परिवादी यानी जिसका चेक बाउंस हुआ होता है अगर उसे उस मामले में पूरे पैसे मिल जाते हैं तो वह अपने मुकदमे को CRPC धारा 257 के अंदर वापस भी ले सकता है यदि मजिस्ट्रेट उसके तथ्यों से समर्थित होता है और वह संतुष्ट होता है। तो इस प्रकार कॉमन मामलों में परिवादी अगर के तथ्यों से अगर मजिस्ट्रेट अगर संतुष्ट है तो उस मामले में वो ले सकता है, उस मुकदमे को वहीं पर ख़त्म कर सकता है। कुछ सम्मन मामलों में कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जिनमें प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट पूर्व में मुख्य मजिस्ट्रेट की मंजूरी पर उस मामले को रोक सकता है और उस मामले अगर गवाहियों की समीक्षा हो चुकी है, साक्ष्य की समीक्षा हो चुकी है, तो उन मामलों में आदेश यानी न्यायिक निर्णय यानी दे सकता है, दोष मुक्त भी कर सकता है। और CRPC धारा 259 के अंतर्गत अगर मामला मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि यह मामला 6 मास से अधिक कारावास का है और इस मामले का विचरण वारंट प्रक्रिया से किया जाना चाहिए, तो उस मामले को न्यायालय को वारंट प्रक्रिया में बदलने की भी शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से सम्मन मामले ऐसे मामले होते हैं जिनमें प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है और इन मामलों को उसकी प्रकृति के आधार पर न्यायिक निर्णय करता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अधिक शेयर करें और चैनल को लाइक करें। और अगर आपको भी सम्मन मामलों में ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पर दिखने वाले WhatsApp नंबर पर अपने सवाल पूछ सकते हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्न कर सकते हैं। दोस्तों, नमस्कार।